हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लो। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखेंगे भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कैसे भारत का संविधान बना और क्या-क्या हम जो रूट थे उनको फॉलो करते हुए भारत के संविधान 1947 से लेके और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से लेके और 1949 तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया। तो उसकी कंप्लीट रूट देखेंगे, क्या-क्या वो रूट रहे। तो देखते हैं भारत के संविधान की पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले आता है कि 1600 जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होती है भारत के अंदर और इसको जो ब्रिटिश क्राउन था उससे परमिशन मिलती है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और उसके बाद में हम इसको देखेंगे जो हमारा संविधान जो हमारा बना है, भारतीय संविधान जो है उस संविधान का क्या-क्या सोर्स कहाँ-कहाँ से लिए इसमें हमने देखा था। तो यहाँ पर इनका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है कि संविधान का जो रूट है वो कैसे तैयार हुआ, कैसे हम संविधान तक पहुँचे। तो जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन की बात स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले जो मुगल रूल था उसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। जो राजा की मर्ज़ी होती थी वो चीज़ होती थी, लेकिन यहाँ पर जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रूल रेगुलेशन पारित होते थे, बनते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंप्लीट रूल किया जाता था। ये सही या गलत वो उनकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर आता है हमारा ये 3 फ़ेज़ हमें दिखाई देने को देते हैं। तो पहला फ़ेज़ हमारा आता है 757 से 773 तक। यहाँ पर कंपनी का रूल चलता था। मतलब कंपनी इंडिपेंडेंटली रूल करती थी, कंपनी के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था, कंपनी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रूल करती थी। तो ये जो फ़ेज़ आता है, जो हमारा प्लासी से लेके और रेगुलेटिंग एक्ट तक, तो पहला फ़ेज़ आता है हमारा ये। सेकंड फेज़ हमारा आता है 1773 से 1858 तक। यहाँ पर भी रूल तो कंपनी का ही था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलेशन प्रोवाइड करती थी, उनको रेगुलेट करती थी। अगला हमारा थर्ड फेज़ आता है 1858 से 1947 तक। यहाँ पर कंप्लीट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता था, मतलब कंप्लीट जो ऑटोनॉमी थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। कंपनी का रूल यहाँ से खत्म कर दिया गया था, कंपनी का कोई रूल नहीं था, अब जो रूल था वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश क्राउन का रूल यहाँ पर चलता था। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड बनना स्टार्ट हुआ है, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया है, तो यहाँ पर इसके पीछे रीजन है वो आता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आराम से ट्रेड कर रही थी, 773 तक कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रेड कर रही थी। अब ट्रेड करते-करते उसने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन की डिमांड की, कि हमें कुछ लोन चाहिए। अब देखा कि यार ये जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रही है, फिर इन्हें लोन क्यों चाहिए? तो पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो घाटे में जा रही है और उसके जो एम्प्लॉयी हैं उसके वो प्रॉफ़िट में जा रहे हैं। वहाँ पर जाते थे वो, अच्छे-अच्छे मतलब बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल के साथ वहाँ पर ब्रिटिश में पहुँचते थे वो लोग। वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल थी उनका, तो लगा कि ये लोग तो काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी क्यों घाटे में जा रही है? अब कंपनी को लोन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है गवर्नमेंट से। तब इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है कि कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा या कंपनी को कैसे जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करेगी। तो इसमें सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 का, तो इसमें बोला गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, क्योंकि इंडिया के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर, ये इंडिया ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, जो ब्रिटिश की ऑटोनॉमी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे रूल कर रही थी, वो 3 इसके पॉइंट थे। तो पहला पॉइंट था ये, यहाँ पर जो बंगाल, सेकंड पॉइंट था यहाँ पर बॉम्बे और थर्ड था यहाँ पर मद्रास। ये 3 पॉइंट थे और तीनों जगह 3 गवर्नर बैठे हुए थे। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1773 से ये बोला गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया और उसकी जगह बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है? अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना लिया और इसके लिए बोला गया कि इसकी हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उस इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर होंगे। 4 मेंबर्स इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे, जो उनको सलाह देंगे, जो उसकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा ये जो दोनों गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बंगाल, ये भी इसी के अंडर में आ गए थे। मतलब ये जो है तीनों जो गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ
बंगाल तो खुद ही गवर्नर जनरल बन जाता है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, उसके अंडर में गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास दोनों आ जाते हैं। और सबसे पहले एक पर्सन था वेरेन हेस्टिंग, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेरेन हेस्टिंग को बनाया गया और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1773 से लेके और 85 तक 1785 तक इसने अपना टाइम पीरियड पूरा किया। तो ये था हमारा आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेरेन हेस्टिंग। अब इसके बाद में देखते हैं अगली क्या बात थी इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में। अगला बोला गया है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम, यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस रहेगा प्लस 3 जज रहेंगे। मतलब टोटल मिला के यहाँ पर 4 जजेस हो गए। एक चीफ जस्टिस, 3 जज। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। अगली बात करते हैं कि जिस प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? प्रॉब्लम की जड़ थी कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉयी थे, वर्कर थे, वो प्राइवेट ट्रेड करते थे। इस वजह से उन्हें फ़ायदा होता था, कंपनी को नुकसान होता था। तो जो प्रोहिबिटेड कर दिया, मतलब रोक दिया, जो कंपनी के वर्कर हैं, वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते अब। पहले एंगेज हो सकते थे, लेकिन अब इसमें मना कर दिया, कोई भी जो वर्कर है कंपनी का, वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। अगली चीज़, नया एक कोड क्रिएट किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो काम था, वो था टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जो मिलिट्री अफेयर होगा, सिविल अफेयर होगा, रेवेन्यू अफेयर होगा, उसकी रिपोर्ट लेना और उसकी रिपोर्ट आगे प्रोसेस करना। ये उसका काम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके बाद में अगला जो एक्ट आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पर बोला गया, इस टाइम में भी जो गवर्नर जनरल थे वो क्या थे? वेरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहे अभी। वेरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे इस टाइम। तो यहाँ पर बोला गया कि जो कंपनीज टेरिटरी है इन इंडिया कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, मतलब कंपनी की जो टेरिटरी होगी इंडिया के अंदर, जिस जिस मतलब इलाके पे कंपनी का रूल है, उसे बोला जाएगा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। पहली बार ये वर्ड यूज हुआ था जो इंडिया के रेस्पेक्टिव में, कि जो कंपनी की जो टेरिटरी होगी उसे बोलेंगे ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। अगली चीज़, अगली चीज़ थी डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। तो पॉलिटिकल फंक्शन और कॉमर्शियल फंक्शन को अलग-अलग कर दिया गया था और कॉमर्शियल फंक्शन को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। अब बोल दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है? कि कॉमर्शियल फंक्शन को देखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर भी देखता था, जो हमने 1773 में देखा था। यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देख रहा था? रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर। लेकिन अब जो है, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एक नया काम और ऐड कर दिया कि कॉमर्शियल अफेयर भी ये देखेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर को देखने के लिए एक नई बॉडी बनाएगी जिसे बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पॉलिटिकल फंक्शन को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए। तो यहाँ पर 2 पावर हो गई, यहाँ पर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर 2 पावर हो गई, तो इस वजह से यहाँ बोला जाता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों यहाँ पर अपने-अपने फंक्शन को देख रहे थे, इस वजह से उसे वो बोला गया डबल गवर्नमेंट। अगली चीज़, ये चीज़ बोली गई कि जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सुप्रीम अथॉरिटी है। मतलब कंपनी के ऊपर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम अथॉरिटी है और उसी के अकॉर्डिंग सारी कुछ चीज़ चलेगी। कंपनी के अफेयर में इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। वो सुप्रीम कंट्रोल अथॉरिटी है। इस चीज़ को बोला गया। अभी डायरेक्टली सुप्रीमेसी नहीं आई है, इनडायरेक्टली बोली जा रही है सारी चीज़। अगला हमारा आता है चार्टर एक्ट 1833। अब जो हमारी पावर ऑफ सेंट्रलाइज़ेशन की जो बात आ रही थी कि सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को देने की कोशिश की जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो उस वो यहाँ पर दिखाई देता है, हमें फाइनल सेटअप उसका दिखाई देता है कि जो कंप्लीट सेंट्रलाइज़ेशन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे थे, उसका फाइनल स्टेप इसको बोला जाता है।
तो यहाँ पर बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा, ठीक है? विथ ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी होगा, होल ऑफ द इंडिया की और उसके पास सारे सिविल और मिलिट्री पावर होंगी। अगली चीज़, डिप्राइव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास उसके अंडर में ज़रूर आए थे पहले, लेकिन इनके पास भी लेजिस्लेटिव पावर थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से इसकी सारी पावर बॉम्बे और मद्रास दोनों गवर्नर की जितनी पावर थी, वो सब पावर किसके अंदर वेस्ट कर दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, वही क्या हो गया यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी हो गया। ठीक है? और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, दैट इज़ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगली चीज़, अगला बोला गया कि एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज़ ए कमर्शियल बॉडी। ठीक है? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी थी, वो सब एंड कर दी, खत्म कर दी गई। अब उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकती, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेगी तो क्या होगा? जो बाकी जो कंपनियाँ हैं, वो भी यहाँ पर अपना ट्रेड कर सकती हैं यहाँ पर। आराम से बाकी कंपनियों की भी काफ़ी डिमांड थी ब्रिटेन के अंदर कि बाग ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड करती है और दूसरी कंपनियों को ट्रेड के राइट नहीं है। तो धीरे-धीरे यहाँ पर उसको राइट देने स्टार्ट किए गए। चाय, टी और चाइना के अफ़ेयर के अलावा बाकी सारे राइट्स सारी कंपनी को प्रोवाइड कर दिए गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ़ 2 ही राइट बचे थे। वो उसकी जो मोनोपोली थी वो चाइना के साथ ट्रेड में और चाय, टी के साथ में। इसके अलावा अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए सिविल सर्विस एग्ज़ाम, तो यहाँ पर एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज़ किया था इस चीज़ का। अपोज़ बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो पोस्ट थी, जो ऑफ़िस था, उसने इस चीज़ का अपोज़ किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। इस वज़ह से क्या हुआ, ये अटेम्प्ट तो हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब सिविल सर्विस एग्ज़ाम की जो बात तो हुई लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई। अगला हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1853 जिस टाइम आया था वहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी, डलहौजी। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग-अलग कर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसके अंदर लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया था। मतलब रूल करना, एग्जीक्यूट करना या फिर जो भी गवर्नमेंट का काम होता है वो करना, उसे सेपरेट कर दिया गया और लेजिस्लेचर मतलब रूल बनाना, लॉ मेकिंग प्रोसेस को अलग कर दिया गया। और लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए 6 न्यू मेंबर एक काउंसिल बनाई गई, जिसके अंदर 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड किए गए। ठीक है, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 6 लोग आए थे, ठीक है, 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर थे एज़ ए न्यू मेंबर गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो यही गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल इसी को बोला जाने लगा मिनी पार्लियामेंट। मतलब मिनी पार्लियामेंट इसलिए बोला है क्योंकि अभी सिर्फ़ 6 ही मेंबर हैं। पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट इसको बोला गया। अगली चीज़, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम मतलब सिविल सर्विसेज़ के लिए ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इस टाइम पीरियड में और इसके लिए एक कमेटी है मैकाले कमेटी। 1854 में एक मैकाले कमेटी का गठन किया गया इसी काम के लिए, मैकाले कमेटी का गठन किया गया। अगली चीज़, पोज़ेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश क्राउन। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे इंडिया का जो पोज़ेशन था जो टेरिटरी थी उसका पोज़ेशन ब्रिटिश क्राउन के नाम पे हो गया। अगली चीज़ आती है लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था, जो यहाँ पर 6 न्यू मेंबर ऐड हुए थे, मतलब 6 जो न्यू मेंबर ऐड हुए थे, यहाँ पर जो मैंने बताया 6 नए मेंबर, तो इसमें से जो है 4 मेंबर अलग-अलग प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अलग-अलग प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आएँगे। उनके रिकमेंडेशन पे आएँगे, जैसे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उस टाइम बॉम्बे थी, मद्रास,
या बंगाल, आगरा। तो यहाँ से बोला गया है, यहाँ से जो 4 मेंबर हैं, यहाँ से लिए जाएँगे, तो इसमें बोला गया है लोकल रिप्रेजेंटेशन कि हर जो प्रोविंस है, उससे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल रहा है सेंट्रल काउंसिल के अंदर। इसके बाद में आगे लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1857 में सबको पता होगा कि यहाँ पे कि एक रिवॉल्ट हुआ था काफ़ी बड़ा, जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हो जाता है, प भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर इसके होने के बाद में तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे, वो थे कैनिन। कैनिन के टाइम पीरियड पे ही हुआ था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ था। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा क्या-क्या प्रॉब्लम रही, किस-किस वजह से ये जो है रिवॉल्ट हुआ। तो उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। इसके बाद में जो बाकी जो ट्रांसफ़र थी, जो पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरी, रेवेन्यू वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया, उसकी सारी पावर, टेरिटरी, गवर्नमेंट वो अब किसकी हो गई? ब्रिटिश क्राउन। अगली चीज़, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। वाइसराय मतलब क्या है? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इंडिया, ठीक है? तो ये जो है सीधे-सीधे ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता है इंडिया के अंदर। इसको बोला गया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन और पहला जो वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया था दैट इज़ कैनिन। कैनिन को बनाया गया था। अगली चीज़, एंड द सिस्टम और ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम जो चल रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 2 सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सिस्टम था, ये कंप्लीट खत्म कर दिया गया। वाली चीज़। एक नया ऑफ़िस बनाया जाएगा, क्रिएट न्यू ऑफ़िस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कैबिनेट। मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होगा। तो यहाँ पे नया ऑफ़िस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और इसकी सहायता के लिए, इसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई टू असिस्ट। इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई और वो 15 मेंबर की काउंसिल का जो चेयरमैन था, वो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद उसका चेयरमैन होता था। मतलब चेयरमैनशिप इसी की होती थी, बाकी 14 मेंबर अलग-अलग होते थे। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको बोला जाता है काउंसिल, ठीक है? तो यहाँ पर जो काउंसिल की बात की गई थी, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई है यहाँ पर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। तो यहाँ पर धीरे-धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें सेंट्रलाइज़ेशन देखने को मिल रहा है। मतलब कंप्लीट सेंट्रलाइज़ेशन की तरफ जा रहा है। मतलब पावर जो है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के सीधे-सीधे डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन की तरफ मूव कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इस टाइम में जो वाइसराय थे, वो कैनिन थे और यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस या लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर इंडिया के मतलब इंडियन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। और बोला गया कि वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। मतलब इंडियन जो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं उसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है? उनको अपॉइंट कौन करेगा? वाइसराय करेगा, लेकिन वो रहेंगे कैसे? नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेंगे। ऑफ़िशियल नहीं रहेंगे, नॉन ऑफ़िशियल मेंबर रहेंगे, ठीक है? तो अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें वो नॉमिनेट कर सकता है एज़ नॉन ऑफ़िशियल मेंबर। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने नॉमिनेट किए थे 3 इंडियन को सबसे पहले नॉमिनेट किया गया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे, इनको अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें एज़ ए नॉन ऑफ़िशियल मेंबर और अपॉइंट किए थे। अगली हमारी आती है रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट की जो पावर पहले छीन ली गई थी, जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके हिसाब से इनकी पावर को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की पावर को छीन लिया गया था। उसको दोबारा प्रोवाइड कर दिया, मतलब रिस्टोर कर दिया गया लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास। अब ये भी कानून लॉ मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, ये भी अपने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट ही अपना-अपना कानून बना सकते हैं। अगली चीज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। जैसे बंगाल की एक काउंसिल बनाई गई 1862 में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान से लगता हुआ इलाका आता है पेशावर वगैरह का, वहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 1866 में। पंजाब के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 1897 के अंदर।
तो ये 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। अगली चीज़ एम्पावर द वाइसरॉय टू मेक रूल और ऑर्डर फॉर मोर कन्वीनिएंट बिज़नेस इन काउंसिल। तो उसको एम्पावर कर दिया वाइसरॉय को कि वो अपने काम के लिए किसी भी टाइप के रूल बना सकता है, वो डायरेक्टली रूल बना सकता है, वो काउंसिल पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, उसे लगेगा तो अपने अकॉर्डिंग वो रूल बना सकता है। अगली चीज़ रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ किया गया, मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो पहले भी एग्ज़िस्ट करता था 1859 में। 1859 में इंट्रोड्यूस किया गया था ये पोर्टफोलियो सिस्टम, इंट्रोड्यूस बाय कैनिन। तो जो कैनिन ने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम जो था, तो इसको कंप्लीट रिकॉग्निशन दिया गया, मतलब रिकॉग्नाइज़ किया गया अंडर एक्ट, ठीक है? इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। इसमें बोला गया पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर कि पोर्टफोलियो सिस्टम था कि जब कोई उसके अंदर जो मेंबर है, जो काउंसिल के मेंबर हैं, जो वाइसरॉय काउंसिल के जो मेंबर हैं, ठीक है? उनको अलग-अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया था, मतलब इंचार्ज बना दिया गया, 1 और मोर डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया। अब वो कोई भी फाइनल ऑर्डर अपने बिहाफ़ पर ले सकते हैं या काउंसिल के बिहाफ़ पर ले सकते हैं, मतलब खुद से वो ऑर्डर ले सकते हैं बिहाफ़ ऑफ काउंसिल, दैट इज़ पोर्टफोलियो सिस्टम ये था। अगली चीज़ एम्पावर द वाइसरॉय ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जो वाइसरॉय था उसको इमरजेंसी के टाइम में कोई भी ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर दे दी गई। लेकिन उस ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने ही थी। जैसे आज जो प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डिनेंस साइन करता है, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उनकी वैलिडिटी भी इतनी ही रहती है, 6 मंथ प्लस 6 बी। आगे हम देखेंगे बाद में। अगला हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर इंक्रीज़ द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उनको बढ़ा दिया गया था, उनके नंबर बढ़ा दिए गए थे, लेकिन इतने रखे गए थे कि वो मेजॉरिटी में ना हो। वो मेजॉरिटी में ना हो मतलब उससे कम रखे गए थे। और इस टाइम जो वाइसराय था वो लैंसडाउन लैंसडाउन टाइम वाइसराय था। अगली चीज़, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे उनको पावर थी बजट पर डिस्कशन करने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए उनके पास पावर दे दी गई थी। अगली इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर सेलेक्सिंग इलेक्शन इन फिलिंग। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको बोला गया कि वो इनडायरेक्टली एज़ ए इलेक्शन का प्रोसेस बोला गया, लेकिन डायरेक्टली वो इलेक्शन था नहीं। मतलब इलेक्शन प्रोसेस की तो बात की गई थी, इनडायरेक्ट जो प्रोविज़न आता है हमारा इलेक्शन का, ठीक है? ताकि हम जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उसकी पोस्ट को फिल कर सकें, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। वो मेंबर जो है इलेक्शन के थ्रू मतलब भरे जाएँगे, लेकिन इलेक्शन जो वर्ड कहाँ पे यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है हमारा। अगली हमारी आती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो 1909 99 के अंदर देखेंगे, इसको बोला जाता है मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है। मोर्ले उस टाइम के थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सचिव, इंडिया के लिए जो सचिव थे वो थे और मिंटो हमारे वाइसरॉय थे इस टाइम। वाइसरॉय ऑफ इंडिया मिंटो थे। तो इसको बोला जाता है मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म। तो यहाँ पर जो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके नंबर बढ़ा दिए गए थे। मतलब उसको जो साइज़ था वो बढ़ा दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया था। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो पहले 16 मेंबर हुआ करते थे, अब 60 मेंबर कर दिए गए थे। 16 से 60 कर दिए गए थे। और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके लिए हर एक प्रोविंस के लिए अलग-अलग नंबर जो इंक्रीज़ किए गए थे साइज़ बढ़ाने के लिए। अगली चीज़ हमारी आती है, जो मेंबर थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे अब। इसके अलावा बजट के ऊपर रिज़ॉल्यूशन भी ला सकते हैं, मूव रिज़ॉल्यूशन ऑन बजट, वो पावर भी इनको दे दी गई। अगली चीज़ हमारी आती है रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो ऑफिशियल मेंबर थे वही इसमें मेजॉरिटी में हो सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं इतने नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 किए थे, 60 बताए गए थे, साइज बढ़ाया गया था। लेकिन इसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजॉरिटी में नहीं थे, मेजॉरिटी से कम ही रखे गए थे। मेजॉरिटी किसकी होगी? जो ऑफिशियल मेंबर है उनकी ही मेजॉरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन लेजिस्लेटिव प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल आती है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उसमें अलाउ कर दिया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजॉरिटी के लिए। जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी उसमें प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर प्रोवाइड कर दी गई।
इसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मतलब पहली बार था कि वाइसराय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन को नॉमिनेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मेंबर हुआ करते थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वो पहले वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंबर थे, एज़ ए लॉ मेंबर, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ जो आती है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के अंदर, यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की गई मुस्लिम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिस्टम मतलब कि जो कांसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, फॉर द मुस्लिम, वो इंट्रोड्यूस किया गया था और यही इंट्रोड्यूस किया गया और धीरे-धीरे इसी को एक्सटेंड किया गया। मतलब कि यहाँ पर किसी भी जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे लोग चुनते हैं, वोट करते हैं, उसे मुस्लिम को मुस्लिम ही चुन सकते हैं। इसी के अलावा ये बाकी चीज़ आगे भी एक्सटेंड होगा, ये यूरोपियन के लिए जाएगा, एंग्लो इंडियन के लिए जाएगा, ठीक है, सिख के लिए जाएगा, ये धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला पार्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।